brought to you by American Pistachios. नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। बात की शुरुआत एक हेडलाइन से करते हैं। कानपुर के सरकारी अस्पताल में खून चढ़ाने से 14 बच्चों को हुआ HIV, एड्स और हेपेटाइटिस। ये भयावह हेडलाइन है। ऐसी हेडलाइन 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दिन कई खबरिया संस्थानों ने छापी। दिन चढ़ा तो हंगामा और राजनीति शुरू हुई, लेकिन कुछ ही देर में खबर का दूसरा पहलू सामने आ गया और ये ज़्यादा भयावह था। आज इस पर ही बात करेंगे, इस खबर की पड़ताल करेंगे, इसके सत्य की पड़ताल करेंगे। साथ में जानेंगे इजराइल और गाजा के बारे में। इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद इजराइल नाराजगी दिखा रहा है, लेकिन गुस्सा इजराइल के सैनिक भी अपने पीएम को दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप हमें युद्ध में धकेल रहे हैं, लेकिन आपका बेटा अमेरिका के तटों पर मस्ती कर रहा है। उसकी फोटो वायरल हो रही है और जब ये सब हो रहा है तो सवाल ये भी कि भारत में भी इजराइल फिलिस्तीन के समर्थन और विरोध पर राजनीति और पुलिसिया एक्शन हो रहा है। इन सब बातों पर अपना फोकस होगा। बात शुरू करते हैं कानपुर से। कानपुर में सरकार द्वारा संचालित लाला लाजपत राय अस्पताल और इससे जुड़े गणेश शंकर विद्यार्थी स्मृति मेडिकल कॉलेज, इसे हेलेट हॉस्पिटल भी कहते हैं। 24 अक्टूबर को इस अस्पताल के बारे में खबरें चली कि यहां भर्ती 14 बच्चों को खून चढ़ाने से HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B और C का इन्फेक्शन हो गया। इन बच्चों को थैलेसीमिया नाम की बीमारी थी। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें शरीर में खून में हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल कम होते हैं, लिहाजा लगातार खून चढ़ाने की जरूरत। 14 बच्चों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में HIV या हेपेटाइटिस हो जाए, ये पैर के नीचे से जमीन खींच लेने वाली खबर थी। सरकार और प्रशासन पर हमले शुरू हो गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, डबल इंजन सरकार ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को डबल बीमार कर दिया। यूपी के कानपुर में एक सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया के 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया, जिससे इन बच्चों को HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B, C जैसी चिंताजनक बीमारियां हो गई। ये गंभीर लापरवाही शर्मनाक है। मासूम बच्चों को भाजपा सरकार के इस अक्षम्य अपराध की सजा भुगतनी पड़ रही है। मोदी जी कल हमें 10 संकल्प लेने की बड़ी बड़ी बातें सिखा रहे थे, क्या उन्होंने कभी अपनी भाजपा सरकारों की रत्ती भर भी जवाबदेही तय की? समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक्स पर लिखा, यूपी में संक्रमित खून चढ़ाने से 14 बच्चों को HIV और हेपेटाइटिस का संक्रमण होना गंभीर बात है। इस लापरवाही की तत्काल जांच हो और इस तरह की घातक गलती की सख्त से सख्त सजा दी जाए। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। ये तो आरोपों की बात हुई। मीडिया ने फिर अपना काम शुरू किया। 24 अक्टूबर को मीडियाकर्मी कानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। बाल रोग के विभागाध्यक्ष अरुण कुमार आर्या से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये जो डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 HIV हैं, 2 हेपेटाइटिस B और 7-8 के आसपास जो हैं ये हेपेटाइटिस C से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है, 10 साल में। आपने सुना, डॉक्टर अरुण आर्य कह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में ही खून चढ़ाने की वजह से 10 साल में 14 बच्चे इन्फेक्ट हुए। लेकिन 25 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज ने एक बयान जारी किया और कहा कि डॉक्टर आर्य का बयान गलत है। कानपुर मेडिकल कॉलेज और हेलेट अस्पताल में बच्चों को कोई खून नहीं चढ़ाया गया। ये खून चढ़ाया गया कानपुर और आसपास के जिलों में मौजूद प्राइवेट अस्पतालों और दूसरी फैसिलिटी में। हमने आपको पहले बताया, थैलेसीमिया झेल रहे बच्चों को लगातार खून की ज़रूरत होती है और इन बच्चों को बीते 8 से 10 सालों में खून चढ़ाया जा रहा था। और जब खून चढ़ाया गया तो सभी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, जिसकी वजह से इन्हें HIV और हेपेटाइटिस B, C से संक्रमित होना पड़ा। चूंकि मेडिकल कॉलेज आसपास के जिलों के बीच एक बड़ा केंद्र है, इस वजह से कई एडवांस जांच यही होती हैं। इन जांचों का डिटेक्शन रेट भी यहाँ ज़्यादा होता है। तो बच्चों की जाँच जब मेडिकल कॉलेज में की गई तब मामला खुला। 25 अक्टूबर की दोपहर को मेडिकल कॉलेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपना पक्ष रखा। DSM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अरुण कुमार आर्या के वक्तव्य का पूर्णतः कठोरता से खंडन करता है। उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में समस्त प्रिय मीडिया बंधुओं को सूचित करना है कि GSM मेडिकल कॉलेज कानपुर में जो भी थैलेसीमिया के लिए आता है उसकी सबसे पहले स्क्रीनिंग की जाती है। वर्ष 2000 के बाद से अभी तक एक भी HIV, SCV या HbS-Ag पॉजिटिव पेशेंट थैलेसीमिया के पेशेंटों में नहीं पाया गया है। तो आज 4 साल हो चुके हैं, 4 साल में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं मिला है हमको। इस संबंध में यह अवगत कराना है कि HIV के एक मरीज वर्ष 2014 में पॉजिटिव पाया गया था स्क्रीनिंग के दौरान। दूसरा मरीज 2019 में स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाया गया था, जिनका बाहर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था। इसके अलावा वर्ष 2016 में हेपेटाइटिस B के 2 मरीज स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए थे और हेपेटाइटिस C के 2014 में 2, 2016 में 2
और 2019 में 1 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें HIV अब इस तरीके से अगर हम प्रतिशत कैलकुलेट करें तो HIV 1% पेशेंट में अभी तक जितने टोटल पेशेंट हैं, HCV 2.5% और हेपेटाइटिस बी 1% में पॉजिटिव पाया गया है। एक बात समझ में आ गई इससे कि बच्चों के इन्फेक्ट होने में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल का कोई सीधा रोल फिलहाल समझ में नहीं आता है। लेकिन बात का एक और पहलू है, अगर खुद से जांच कराने गए बच्चे इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिल सकते हैं, वो भी एक छोटे से इलाके में, तो पूरे देश में इस चीज से ग्रस्त लोगों की कितनी बड़ी संख्या हो सकती है। इसका जवाब साल 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ों से भी आता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि भारत में हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं और किसी भी वक्त पर देश में 1 से 1.5 लाख थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चे मौजूद रहते हैं। इसका पक्का इलाज बस बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, जहाँ से हमारे शरीर में खून बनता है। ये ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है और बहुत कम जगहों पर किया जाता है, लिहाजा बच्चों को खून चढ़ाना इसका एकमात्र सस्ता विकल्प है अपेक्षाकृत। पर थैलेसीमिया ही एक रोग नहीं जिसमें खून चढ़ाना हो, बहुत से और भी रोग हैं जिसमें मरीजों को लगातार खून की ज़रूरत होती है। एक्सीडेंट और सर्जरी में भी खून की ज़रूरत होती है और देश में कोने कोने में है नर्सिंग होम, छोटे बड़े प्राइवेट अस्पताल और ऐसे कई अस्पतालों में ज़रूरी मेडिकल स्किल के बिना भी लोग ये काम करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं समस्या कितनी बड़ी हो सकती है। हमने बाल रोग विशेषज्ञ और थैलेसीमिया एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह से इस विषय पर बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए क्या होता है कि जब HIV पहली बार आया था और जब 80s की बात कर रहा हूँ मैं, 1980 के आसपास की HIV जब पहली बार आया और जो नॉर्मल लोग जो कि मतलब जिनको HIV नहीं होना था, उनका मतलब उनकी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं थी जिससे कि HIV हो जाए, लेकिन उनको फिर भी HIV हुआ, HIV पॉजिटिव हुए और बाद में उनको एड्स हो गया। तो वो पहली बार जब पता चला वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हुआ था। बहुत सारे हेल्दी लोग जिनको एक मुझे कहानी याद है कि उनको करीब करीब 14 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। यूएसए की बात बता रहा हूँ मैं आपको मैं। और 14 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनको HIV की शिकायत आ गई। जब वो बाद में उनको पता चला कि HIV वो हुआ है, एड्स हुआ है, तो ये पता चला कि उनको इतने यूनिट ब्लड चढ़ा था। तो उस समय वो स्क्रीनिंग की सुविधाएं नहीं थी कि आपको उस समय HIV टेस्ट कर पाते, या आपका आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन मैंडेटरी हो गया है, हेपेटाइटिस सी जो है मैंडेटरी हो गया है। उस समय ये नहीं आया, लेकिन धीरे 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 कोर्स में आ गया। और जो भी आपका ब्लड बैंक है, जो अच्छा ब्लड बैंक है, वो इन सब चीजों की स्क्रीनिंग करके ही ब्लड लेता है और स्क्रीनिंग करके ही ब्लड देता है। कोई भी इन्फेक्शन होता है वो अब जैसे कोई भी आपका स्किन में जो इन्फेक्शन जाएगा, अगर कोई नीडल प्रिक हो रही है अनस्किल्ड, आपको वो कोई भी आपका इन्फेक्टेड नीडल से आपको ब्लड, उसको आपको IV कैथ भी लगा रहा है, तो हो सकता है उसमें डॉक्टर्स भी कई बार इन्फेक्ट हो जाते हैं। हम लोग को भी नीडल इंजरीज होती हैं और कई बार हम लोग अपना टेस्ट कराते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन हो गया है हम लोगों को। अगर आपका कोई नीडल प्रिक हो रहा है तो एक संभावना रहती है कि उस नीडल प्रिक से भी आपको कोई भी इन्फेक्शन लग सकता है। और मरीजों को तो लगातार नीडल प्रिक होती रहती है भाई। आपको कोई भी कैथ लगाने से लेकर के, कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से देने से लेकर के, IV इंजेक्शन देने से लेकर के, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने से लेकर के, संभावना इस बात की है कि कोई भी इन्फेक्शन आपको इस नीडल इंजरी के थ्रू हो सकता है। तो ये संभावना तो बहुत बड़ी है, लेकिन अमूमन होता नहीं है। हम लोग उसकी प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं। अब सवाल है रोकथाम और सेफ्टी का। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानते हैं एक्सपर्ट से। देखिए उसके लिए क्या है कि कोई भी आप अगर मरीज को टच कर रहे हैं तो बिना ग्लव्स पहने टच ना करें, बिना ग्लव्स पहने आप उसको टच ना करें, एक चीज। इसके अलावा जो भी आप नीडल यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल होना चाहिए, वो पहली बार खुले और उसको तुरंत ही प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसको यूज करने के बाद। अगर आपने भाई आपको कोई भी इन्फेक्शन रोकना है तो आपको खुद आपको अपने आप से, या कोई भी ब्लड स्पिल हो रहा है तो उसको प्रॉपर उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए भी मेथड होते हैं। जो नेशनल बोर्ड है उसका एक्रेडिटेशन का, हॉस्पिटल का, NABH कहलाता है, जो वो सारी ये मान्यताएं सारी चीजें देखता है, वो तभी आपको NABH का एक्रेडिटेशन देता है कि अगर आपका कहीं स्पिल भी हो गया ब्लड तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। कहीं भी आपका ब्लड अगर फ्लोर पे भी कहीं गिर गया है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे, उसको कैसे वहां से क्लीन करोगे, उसके लिए प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर हॉस्पिटल में लोग होते हैं जो उस चीज को करते हैं। कोई भी चीज हो गई है, इवन कोई भी बॉडी का कोई भी आपका कफ हो गया है, कोई थूक हो गया है, कुछ भी हो गया है, उसको कैसे आप डिस्ट्रॉय करोगे, कैसे खत्म करोगे जिससे कि दूसरे को इन्फेक्शन ना लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हॉस्पिटल, आजकल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। हॉस्पिटल में एक मरीज से दूसरे मरीज को लगता है इन्फेक्शन,
तो वो बहुत बार होता है जो एयरबॉर्न होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर फ्यूमिगेशन करते रहते हैं, वार्ड्स के, ऑपरेशन थिएटर के, आईसीयू के, और उनको लगातार उनको एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेते रहते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन वहां ना हो। उसी तरीके से अगर आपका ब्लड से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको ग्लव्स पहन के करना है, डिस्पोजेबल चीजें यूज करनी है, जिसको बाद में डिस्ट्रॉय करना है। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है तो हमने यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से भी बात की, रोकथाम और जांच संबंधी सवाल पूछिए, सुनिए उनका पक्ष। घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं, प्रमुख सचिव से हमने रिपोर्ट मांग लिया है, जो भी दोषी होगा हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बताया गया है प्रथम दृष्टया कि निजी ब्लड बैंक में इस प्रकार से ब्लड चढ़ाया गया, वहां से लेकर के घटना प्रकाश में आई है। पूरे प्रकरण की जांच के हमने उच्च स्तरीय निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो हैलेट के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी हमने बिंदुवार रिपोर्ट मांगी है, किस स्थिति में कैसे घटना घटित हुई, और सरकार संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ है, हर स्थिति में हम इसमें उनके साथ खड़े हैं और कड़ी कार्रवाई करेंगे। जान किसी की भी हो, हमारे सिस्टम को इतना पक्का और पुख्ता और सेफ होना चाहिए कि रोगों का इलाज उम्दा तरीके से हो। कोई एक रोग ठीक कराने की आस लेकर बैठे व्यक्ति को हम एक और असाध्य रोग के साथ ना भेजें, ये तस्दीक करनी होगी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई ब्लड ट्रांसफर से संक्रमित हो जाए तो उसके लिए रास्ते भी हैं। उचित जांच और इलाज तो कराएं ही, उपभोक्ता फोरम में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अगर अस्पताल और डॉक्टरों की गलती निकलती है तो आपको उचित मुआवजा भी मिल सकता है और वो पैसा आपके इलाज में काम आ सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से युद्ध की। इजराइल चलते हैं, गाजा पट्टी का रुख करते हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक, और इसमें गाजा में रहने वाले लगभग 700 लोगों की लाश सिर्फ एक दिन के भीतर गिर चुकी है, 24 अक्टूबर के दिन। इन मौतों का दावा किया गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्ध के दरमियान एक दिन में मारे गए लोगों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इजराइल की एक्टिविटी में कोई कमी नहीं आई है, हमलों में अलबत्ता बढ़ोतरी हुई है। 23 अक्टूबर को उसने गाजा पट्टी में 320 पॉइंट्स पर बम बरसाए थे। अगले दिन यानी 24 अक्टूबर को 400 पॉइंट्स पर बम गिराए गए। इजराइल ने यह दावा भी किया कि इन हमलों में उसने हमास के उन कमांडर्स और उग्रवादियों को मार गिराया जो इजराइल में मिसाइल हमलों की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इजराइल ने सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं किए, उसने सीरिया में 2 एयरपोर्ट पर भी बम बरसाए और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी। इजराइल का तर्क है कि वो अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी किस्म की मोर्चेबंदी को स्वीकार नहीं कर सकता। आप नक्शे में देख पा रहे हैं, इसी उत्तरी सीमा पर सीरिया और लेबनान मौजूद हैं और इन दोनों ही देशों ने इस लड़ाई में हमास को अपना समर्थन दिया। लिहाजा ये दोनों कूटनीतिक रूप से इजराइल के लिए खतरा हैं और इसीलिए मिसाइल के निशाने पर हैं। यानी इजराइल चौतरफा बमबारी कर रहा है, लेकिन उसे इसके परिणाम भी देखने पड़ रहे हैं। विरोध है संयुक्त राष्ट्र का। 24 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही थी। इसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा पट्टी के लोगों की दिक्कत को खत्म करने के लिए तुरंत युद्ध विराम करने की अपील की थी और कहा था, गाजा पर बमबारी और नाकेबंदी करना फिलिस्तीनी लोगों को सामूहिक सजा देने के बराबर है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। गाजा पट्टी के लोगों की पीड़ा को खत्म करने के लिए मैं मदद पहुंचाने को आसान और सुरक्षित बनाने की अपील करता हूं। साथ ही बंधकों की रिहाई के लिए भी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। मैं तुरंत मानवीय युद्ध विराम के लिए दोबारा अपील करता हूं। गुटेरेस ने आगे कहा, हमास के 7 अक्टूबर को किए हमले भयानक थे, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ। फिलिस्तीनी लोग 56 साल से दमघोटू कब्जे में जीने के लिए मजबूर हैं। फिलिस्तीनी लोगों ने अपनी ज़मीन को लगातार कब्जे में जाते देखा है। हर तरफ हिंसा देखी, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उनके लोग विस्थापित हुए, उनके घर बर्बाद हुए। उनकी दुर्दशा के लिए राजनीतिक हल निकालने की उनकी उम्मीदें खत्म होती जा रही हैं। बस इसी हिस्से पर फिर शुरू हुआ बवाल। गुटेरेस के बयान का ऐसा अनुवाद किया गया गोया वो हमास के हमले के पीछे एक वाजिब कारण ढूंढ रहे हों। इजराइल ने इस पर प्रोटेस्ट किया और महासचिव से कहा कि इस बयान के लिए माफ़ी मांगिए और अपने कागज जमा कर दीजिए, यानी इस्तीफा दे दीजिए। यूएन में इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने एक्स पर बहुत कुछ लिखा बोला, जैसे यूएन चीफ ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सामूहिक हत्या को लेकर जो समझ दिखाई, उसके बाद वो संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं उनसे तुरंत इस्तीफा देने की मांग करता हूँ। ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं जो इजरायलियों और यहूदी लोगों के खिलाफ सबसे भयावह अत्याचारों पर भी संवेदना जताते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। इसके बाद एर्दान ने अपने एक्स हैंडल पर भी एक वीडियो पोस्ट किया। सुनिए क्या कहा। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all
morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. This is a pure blood libel. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इस बयान से इजराइल इतना नाराज हुआ कि उसने गुटरेस से मीटिंग भी कैंसिल कर दी। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक्स पर जानकारी दी, मैं यूएन के महासचिव से नहीं मिलूंगा। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद किसी भी तरह के संतुलित दृष्टिकोण के लिए कोई जगह नहीं है। हमास को दुनिया से खत्म करना ही चाहिए। लेकिन इजराइल के नेता इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, उधर उनके देश के सैनिक भी गुस्सा दिखा रहे हैं। दरअसल जब युद्ध शुरू हुआ तो हजारों इजरायली रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया। हजारों की संख्या में इन सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाई। जो विदेश में थे वो भी देश लौट आए। एक्टर्स, पूर्व मंत्री और प्रधानमंत्रियों ने भी हथियार उठाए। 3,60,000 रिजर्व सैनिक तुरंत मुस्तैद हुए। सब आ गए, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा गायब था। सैनिकों को पता चला कि उनका 32 साल का बेटा यायार नेतन्याहू विदेश में मौज काट रहा है। एक फोटो वायरल होने लगी कि यायार अमेरिका के मियामी बीच पर बॉक्सर पहनकर धूप देख रहा है, चिल कर रहा है। सैनिक भयानक भड़क गए। नेतन्याहू से पूछने लगे कि बेटे को लड़ाई में क्यों नहीं लगाया। द टाइम्स से बात करते हुए बॉर्डर पर तैनात सैनिक ने कहा, मैं फ्रंट लाइन पर तैनात हूँ और यायार मियामी बीच में जिंदगी के मजे ले रहा है। हम अपना काम, परिवार, बच्चे छोड़कर देश की रक्षा के लिए वापस आए। हमारे भाई, पिता, बेटे हर कोई फ्रंट लाइन पर है, लेकिन यायार अभी तक यहाँ नहीं है। ऐसे में देश की लीडरशिप पर भरोसा कायम नहीं होता। जाहिर है, जब जंग में ऑर्डर देने वाले नेता और नेताओं के लोग ही लड़ाई के फ्रंट से गायब हों तो फौज का भरोसा दिखता ही है। लेकिन इस युद्ध में एक बहस इजराइल से इतर हमारे देश में भी हो रही है। विवाद ये कि फिलिस्तीन को भारत मदद और राहत सामग्री भेज रहा है, लेकिन देश में फिलिस्तीन का समर्थन करने पर पुलिस की डायरी में नाम भी चढ़ रहा है। केस हो रहे हैं। बानगी देखिए, 9 अक्टूबर 2023 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। पुलिस ने इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। 13 अक्टूबर 2023 इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अधिकारियों को आदेश दिया कि इस युद्ध में भारत सरकार के स्टैंड से अलग कोई भी स्टैंड स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस समय तक भारत सरकार ने इजराइल को समर्थन दिया था और हमास के आतंकी हमलों की निंदा की थी। इस मीटिंग में अधिकारियों को भी आदेश दिया गया कि वो सख्त से सख्त कदम उठाएं। फिर 16 अक्टूबर 2023 को यूपी के हमीरपुर में इमाम सुहेल अंसारी ने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। पुलिस ने भावनाओं को भड़काने की धाराओं में एफआईआर लिखकर हिरासत में लिया। इसी तारीख को लेफ्ट छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी आइसा ने दिल्ली में मौजूद इजराइल दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने 60 छात्रों को हिरासत में लिया। कहा ये लोग बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर 20 अक्टूबर 2023 को डेक्कन क्रॉनिकल खबर बताती है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर मौजूद जामिया मस्जिद को बंद कर दिया। वजह, फिलिस्तीन के समर्थन में कोई मार्च या रैली न निकाली जाए, इसीलिए ये कार्रवाई की गई। 23 अक्टूबर 2023 को ही एक और वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्रों को हिरासत में लिया। कारण वही बताया गया, परमिशन नहीं ली थी। ये कुछ खबरें हैं। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वो भी आपने देखा ही है, लेकिन आपको इसी मौके पर मालूम होना चाहिए कि फिलिस्तीन को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। 22 अक्टूबर 2023 इस दिन भारत ने लगभग 6.5 टन चिकित्सीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री फिलिस्तीन भेजी। इस सामान में दवाइयाँ, सर्जिकल सामान के अलावा तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, पानी साफ करने की दवाइयाँ, ऐसी ज़रूरी चीज़ें शामिल थीं। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिस्र के ई अरिश एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से ट्रकों से सामान गाजा पहुंचा। इसके अलावा 24 अक्टूबर को यूएन सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें भारत भी था। भारत के राजदूत आर रविंद्र ने मीटिंग में साफ कहा, भारत गाजा को मदद भेजना जारी रखेगा। क्या बयान है? हम हमारे बीच की बायलैटरल डेवलपमेंट पार्टनरशिप के तहत फिलिस्तीनी लोगों की मदद करना जारी रखेंगे। इस द्विपक्षीय साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, एंटरप्रेन्योरशिप और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सहित कई सेक्टर शामिल हैं। इस मुश्किल वक्त में भारत फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ उठाने पर क्या हो रहा है आपने देखा। आपको ये भी पता है कि देश की सरकार का पक्ष क्या है। पक्ष ये, हम आधिकारिक रूप से किसी देश के खिलाफ नहीं खड़े हैं, ना ही किसी आतंकवादी या उग्रवादी संगठन के साथ खड़े हैं। उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्शन
जमीन पर भी दिखाई दे। हम और सरकारें अपने संविधान और अपने नागरिक अधिकारों के साथ खड़े रहें, ये भी जरूरी है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। आखिरी में उम्मीद की बात। उम्मीद की बात में आज फिर खेल का जिक्र। चीन के होंगजाओ शहर में खेल हो रहे हैं। एशियन गेम्स खत्म हुए, अब एशियन पैरा गेम्स हो रहे हैं। इसमें शारीरिक रूप से चुनौती पाए खिलाड़ी अपना जौहर, अपनी मेहनत दिखाते हैं। आज 25 अक्टूबर के दिन भारत के लिए खास रहा। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक मिला देश को। पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर भारत को ये गोल्ड दिलाया। अंतिल ने इस साल पेरिस में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था। सुमित ने 70.83 मीटर का थ्रो फेंका था भाला का, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज एशियन पैरा गेम्स में उनके भाले ने 73.29 मीटर की दूरी नापी, रिकॉर्ड ध्वस्त किया। आपको याद दिला दें, सुमित ने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में भी गोल्ड जीता था। भारतीय खिलाड़ी पुष्पेंद्र सिंह ने इसी भाला फेंक में 60.06 मीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। और भी कई मेडल जीते हैं भारत ने। 200 मीटर की दौड़ में श्रेयांश त्रिवेदी, टेबल टेनिस में भावना पाटिल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन खिलाड़ियों को देश भर से शुभकामनाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पदक विजेताओं को बधाई दी। हमारी ओर से भी बधाई। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।